तो आज हम पढ़ने वाले हैं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए संसाधन नाम का टॉपिक। तो हमने पिछले वीडियोस में प्राथमिक व्यवसाय को और जो द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक पंचम जितने व्यवसाय थे उनको कंप्लीट कर लिया था और हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है संसाधन। तो हम इसको लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के अगर ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार देखें तो कौन सी यूनिट से करने वाले हैं। तो इसमें यूनिट नंबर 1 तो 51 दे रखी है जिसके अंतर्गत संसाधन, संकल्पना, वर्गीकरण, संरक्षण, पोषण, विकास दे रखा है। फिर उसके बाद में अजैविक संसाधन जिसमें भू और जल संसाधन, फिर खनिज दे रखे हैं जिसके अंदर लोहा, एसक, तांबा, एल्यूमिनियम, अभ्रक वगैरह दे रखा है। फिर उसके बाद में ऊर्जा संसाधन दे रखे हैं जिसके अंदर एक तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन और एक गैर परंपरागत। परंपरागत के अंदर कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत और गैर परंपरागत के अंदर आणविक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इसके अलावा भी 62 नंबर यूनिट जो काफ़ी आगे दे रखी है उसके अलावा जिसमें खनिज और खनिजों के नाम दे रखे हैं जैसे संगमरमर, तांबा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम, पेट्रोलियम। तो हम इन सबको करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है जल संसाधन, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जल संसाधन में हमें सबसे पहले अगर पूरा सिलेबस देखें उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है तो उसके अंतर्गत दिया गया एक तो संसाधन जो हमने अभी देखा था, फिर जल संसाधन और खनिज संसाधन, और इसके अलावा ऊर्जा संसाधन भी दे रखा है हमारे पूरे सिलेबस के अंदर जो हमने जस्ट अभी देखा है। तो इस संसाधन नाम के टॉपिक के अंदर हमें संकल्पना, वर्गीकरण, संरक्षण, पोषण, विकास पढ़ना था। तो इस संसाधन वाले टॉपिक में जिसमें संकल्पना, वर्गीकरण, संरक्षण और पोषण विकास पढ़ना है, इसमें सब कुछ थ्योरिकल है और ऐसा कोई भी क्वेश्चंस टाइप नहीं है जो इसमें बनने योग्य हो। इसमें सिर्फ एक ही बन सकता है भाई कि जो ये पोषणीय विकास है इसको सतत विकास क्यों कहते हैं, जो सतत विकास है वो क्या है। बस इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे जो अपने पिछली क्लासेस में शायद बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो हम इस टॉपिक को नहीं करने वाले। इसके बाद में हम ये जो जल संसाधन, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन नाम की टॉपिक है इनको हम अच्छे से करेंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे जल संसाधन नाम का ये टॉपिक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं, फिर ये जो PDF है जो हमने बनाई है इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जल संसाधन। जल संसाधन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जल संसाधन। तो जल संसाधन का मतलब क्या हुआ, संसाधन का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले देखते हैं संसाधन का मतलब क्या हुआ। तो संसाधन का मतलब है कोई भी वो चीज़ जिसको मानव अपने उपयोग में ले रहा है, वो अगर सिंपल भाषा में समझे तो वो कोई भी चीज़ जो जिसे मानव अपने उपयोग में ले रहा है वो चीज़ संसाधन है। तो इस प्रकार एक संसाधन है जल। तो हम जल को उपयोग में ले रहे हैं, डेली अपने जीवन में यूज़ ले रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का संसाधन है। तो जल संसाधन, तो जल एक प्रकार का चक्रीय संसाधन है। जल एक प्रकार का चक्रीय संसाधन है। सबसे पहली बात, जल एक प्रकार का चक्रीय संसाधन है। अब इस चक्रीय संसाधन का मतलब क्या हुआ। चक्रीय संसाधन का मतलब ये हुआ कि अगर आपने जो 11वीं क्लास की जो बुक है जो हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है जिसके अंतर्गत वर्षण वगैरह ये जो टॉपिक दे रखे हैं ये अगर आपने देखे होंगे तो उसके अंदर आपको बताया होगा कि चक्रीय संसाधन किस प्रकार से है। अभी दोबारा समझा देते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कोई एक पौधा है, ये मान लीजिए कोई एक पौधा है और ये मान लीजिए समुद्र वगैरह है, समुद्र है या कोई भी जल का स्रोत है। तो जब सूर्य की किरणें इस पे गिरेगी, इन पे गिरेगी, जब सूर्य की किरणें इस पे गिरेगी तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी और इन हवाओं के अंदर क्या होगा, ये जो जल है इनके भी कुछ कण साथ में उठ जाएंगे। और वैसे ही जैसे पत्तियां हैं, जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष था, इसके अंतर्गत भी जो नमी मौजूद थी वो भी गर्म हवाओं के साथ ऊपर उठेगी और इसके अंदर जो नमी थी उसको भी लेकर ऊपर उठ जाएगी। तो हवाएं गर्म होकर जब ऊपर उठी तो उसके साथ ये जो जल है, ये जो जल के कण है ये ऊपर आ गए और ऊपर जाकर संघनित हो गए। अब ये संघनित 5 प्रकार से होते हैं जो हमें हमारे जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो डिवीज़न हमने कर रखा है उस हिसाब से उसके अंतर्गत आता है। तो कुल मिला के ये संघनन हो गया। तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी और ऊपर जाके संघनन हो गया। तो इस संघनन से क्या होता है, इस संघनन से बाद में वर्षा हो जाती है। इस संघनन से बाद में वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से जल एक चक्रीय संसाधन है। मतलब स्टार्ट हुआ और ये फिर ये जो वर्षा वाला जल है ये भी नदियों, नहरों के आदि के द्वारा समुद्र में ला दिया जाता है। तो कुल मिला के जल जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके ख़त्म भी हो गया। तो मतलब वहीं पे आके वापस मिल गया। तो यानी कि जल गया समुद्र में से, ऊपर संघनन हुआ, फिर वर्षा के द्वारा वापस आया और फिर ये नदियों के द्वारा वापस समुद्र के अंतर्गत आ गया। तो इस प्रकार जल एक प्रकार का चक्रीय संसाधन है। तो पहली बात तो ये कि जल एक प्रकार का चक्रीय संसाधन है।
दूसरी बात ये, जो हमारे पिछली बार लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022 के पेपर में भी आ चुका है कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग है वो जल से घिरा हुआ है। तो भाई साहब पृथ्वी का 71% जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है, और इस 71 में से केवल 3% जो जल है वो अलवणीय जल है। अलवणीय जल है। अब ये अलवणीय और लवणीय जल क्या है? तो जो लवणीय जल है यानी कि लवण यानी नमक, तो जिसके अंदर नमक की मात्रा या जो जल खारा है उसे हम लवणीय जल कहेंगे, और जो जल मीठा है उसे हम अलवणीय जल कहेंगे। लवणीय जल खारा होता है लेकिन अलवणीय जो जल है वो मीठा नहीं होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो 71% भाग है वो जल से घिरा है, और 3% जो जल है वो अलवणीय जल के रूप में पाया जाता है। आगे चलते हैं। ये जो 3% जल है इसके अंतर्गत भी कुछ 0.1% का जो भाग है वो ही हम पीने योग्य पानी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो जितना भी जल है, कुल मिला के बात यही है कि जो इस 71% में से केवल 3% अलवणीय जल है, और इसी जल को हम पीने के लिए बाकी चीज़ों के लिए उपयोग में लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जल की कमी है। तो पहली बात, जल एक चक्रीय संसाधन है। दूसरी बात, पृथ्वी का 71% जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है, और 3% जो जल है वो अलवणीय जल है। अब हमें जल किस किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो पहले जो जल प्राप्त होता है तो जल प्राप्ति के स्रोत। जल प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत हैं, यानी कि जल कहाँ कहाँ से मिलता है? तो पहला तो है धरातलीय स्रोत। अब हम पीने के पानी या इन चीज़ों के बारे में बात करें तो धरातलीय जो स्रोत है एक वो हो गए, और एक हो गए भूमिगत या भौम जल, यानी कि भूमिगत या भौम स्रोत। ठीक है, धरातलीय स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आएगा? वो सारी चीज़ें जो हमें धरातल के ऊपर दिख रही है और उनसे हमें जल प्राप्त हो रहा है, वो सारी चीज़ें इस धरातलीय स्रोत के अंदर आ जाएगी। जैसे हमें नदियाँ दिखती है, नदियों से पानी हम पी सकते हैं। झीलें दिखती है, वो हमारे उपयोग में आती है। फिर कुछ तालाब भी दिखते हैं, वो हमारे उपयोग में आती है। तालाब भी दिखते हैं, वो उपयोग में आते हैं। और कुछ पोखर वगैरह है वो भी हमारे यूज़ में आ जाते हैं। तो हम जितने भी हम धरातल पे देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? धरातलीय जल के स्रोत है। और वो सारी चीज़ें जिसको हम पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं वो भूमिगत जल के स्रोत हैं। जैसे कुएँ हो गए तो भूमि के अंदर से है, जैसे कि कुएँ के बाद में जैसे कुएँ हो गए और ट्यूबवेल हो गए, यानी कि नलकूप जिसे हम कहेंगे वो हो गए। तो इनका जो पानी है वो हम भूमि के अंदर से निकालते हैं। तो पहली बात, जल एक चक्रीय संसाधन है। अगर हम जितना भी हमने दोबारा पढ़ा उसको अगर एक बार दोबारा पढ़ें तो पहली बात तो ये कि जल एक प्रकार का चक्रीय संसाधन है। दूसरी बात ये कि पृथ्वी का 71% जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है। और तीसरी बात ये कि जल प्राप्ति के दो मुख्य स्रोत है, एक तो धरातलीय स्रोत और एक भूमिगत या भूमिगत स्रोत। ठीक है, तो दो प्रकार के स्रोत हैं। अब ये बात है कि चाहे वो भूमिगत जल हो चाहे वो धरातलीय जल हो, इन सब का सबसे ज़्यादा उपयोग अगर किसी चीज़ में किया जाता है तो वो है कृषि। तो कृषि में धरातलीय व भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। लेकिन हम क्योंकि अब हमें बड़े स्तर पर देखना है तो हमें अब स्पेसिफिक भी देखना होगा कि भाई कृषि में भूमिगत ज़्यादा है या धरातलीय जल ज़्यादा है। तो जो कृषि है उसके अंतर्गत जो भूमिगत जल की मात्रा है वो कम रहती है, और जो धरातलीय जल है तो जो कृषि है उसके अंतर्गत भूमिगत जल अधिक उपयोग में लिया जाता है, और जो धरातलीय जल है उसका कम उपयोग में लिया जाता है। उसी प्रकार उद्योग है, तो उद्योगों में भी सेम है कि भूमिगत जल का उपयोग अधिक और जो धरातलीय जल है उसका उपयोग ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये मतलब ये मैं सिंबल बना रहा हूँ इसलिए कि ये मान लीजिए यहाँ पे मैं भूमिगत या भौम जल दिखा दूँ, ये धरातलीय जल के लिए। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो भूमिगत, और चाहे वो जल भूमिगत हो चाहे वो धरातलीय हो, उसका सर्वाधिक उपयोग हो गया कृषि में। लेकिन अगर स्पेसिफिक वाइज देखा जाए कि भी कृषि में भौम जल का ज़्यादा उपयोग होगा या धरातलीय का, तो भौम जल का ज़्यादा उपयोग होगा। अगर उद्योगों में देखा जाए तो वहाँ पे भी भौम जल का ज़्यादा उपयोग होगा। लेकिन अगर घरेलू कार्यों में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे जो धरातलीय जो जल है उसका उपयोग ज़्यादा होता है, और जो भौम जल है उसका उपयोग कम होता है। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम्स के माध्यम से देख लिया है।
तो पहली बात, जल एक चक्रीय संसाधन है। 71% जो पृथ्वी का भूभाग है वो जल से घिरा हुआ है। धरातलीय और भूमिगत दो मुख्य स्रोत हैं। और जो उद्योग, जो टोटल अगर हम देखें तो उद्योगों के अंतर्गत, तो अगर हम दोबारा से देखें कि तो जल एक चक्रीय संसाधन है। 71% भाग है वो जल से घिरा हुआ है। धरातलीय और भूमिगत दो जल के प्रमुख स्रोत है। अगर सर्वाधिक उपयोग किसी चीज़ में होता है तो वो कृषि। अगर स्पेसिफिक वाइज देखें तो कृषि और उद्योगों में भूमिगत जल का उपयोग ज़्यादा होता है और घरेलू कार्यों में धरातलीय जल का उपयोग अधिक होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे देखते हैं, तो जैसे ये लिखा है कि भूमजल स्तर गिरने से समस्याएँ उत्पन्न जो हो गई है, ये थोड़ा आगे चला गया है। चलिए, वैसे भी आगे वाले देखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो पूरी पृथ्वी पर जो जल का प्रतिशत है वो 71% भूभाग पर जल पाया जाता है। जल के दो मुख्य स्रोत है, एक तो धरातलीय जल है और एक भूमिगत जल है। धरातलीय जल के अंतर्गत नदियाँ, नहरें, तालाब वगैरह आदि आ जाएंगे और भूमिगत जल के अंदर कुएँ व ट्यूबवेल आ जाएंगे। आगे है भूम या भूमिगत जल स्तर के गिरने के उत्पन्न समस्याएँ। अब पहले तो ये समझना होगा कि ये जो भूमिगत जल है या जो भूम जल है, ये इसका स्तर गिर क्यों रहा है, मतलब ये पानी नीचे क्यों जा रहा है। तो ये पानी इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि इस जल का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। अलग अलग ट्यूबवेल वगैरह निकाल के लगा के इसका अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसका जो जल स्तर है वो नीचे जा रहा है। और इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो इससे राजस्थान व महाराष्ट्र में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगी नहीं, तो इससे राजस्थान व महाराष्ट्र में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। और पश्चिम बंगाल व बिहार में संख्या यानी आर्सेनिक, ये एक जहरीला तत्व है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इसी कारण से हमारा जो जल है वो उतना ज़्यादा शुद्ध नहीं माना जाता। तो ये सारे कारण रहे भूमिगत जल स्तर के गिरने से उत्पन्न जो समस्याएं हैं, वो सारी चीज़ें देख ली हमने। आगे चलते हैं, आगे है जल संभर परियोजनाएं और राजस्थान में संग्रहण के ढांचे। तो अब सरकार ने और लोगों ने समझा कि भाई इस प्रकार तो हम जल को बर्बाद कर देंगे, तो हमने समझा कि भाई हमें जल संभर की परियोजनाएं लानी पड़ेगी, यानी कि जल को बचाने के लिए जल का संरक्षण करना होगा। ये जो जल हमारा संसाधन है इसका संरक्षण करना होगा और इसके लिए काफ़ी सारी परियोजनाएं लेके आएंगी। तो कौन कौन सी परियोजनाएं, दो प्रमुख परियोजनाएं, एक तो नीरू मीरू जो हमारी क्लास 12th के अंदर दे रखी है, एक तो नीरू मीरू और एक अरवारी पानी संसद। अरवारी पानी संसद, ये दो जल संभर की परियोजनाएं हैं। तो ये जो नीरू मीरू है ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश में ये परियोजना चलाई जा रही है नीरू मीरू। और जो अरवारी पानी संसद है, ये वाली परियोजनाएं राजस्थान में चल रही है, अलवर ज़िले में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आगे तो नीरू मीरू आंध्र प्रदेश में, अरवारी पानी संसद राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के ढांचे। तो अब ये कॉन्सेप्ट है कि भाई हम सिर्फ उस पानी को यूज़ में, तो अब ये कॉन्सेप्ट आया कि हम सिर्फ उस पानी का संरक्षण नहीं करेंगे जो हमें दिख रहा है, बल्कि हम उसका भी संरक्षण करेंगे जो हमारे वर्षा से आ रहा है, हमारे पास जो आ रहा है। तो यानी कि वर्षा जल संग्रहण का भी हमें उपयोग करना चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी सारे ढांचे बनाए गए, जैसे टांका, तो भूमिगत जल संग्रहण की पारंपरिक विधि है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये गलत लिखते हैं इसने। ये जो टांका है ये राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण का एक प्रमुख ढांचा है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, तो टांके और कुंड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, टांके और कुंडों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस स्लाइड को हमने अच्छे से देख लिया है। अब आगे चलते हैं, इसमें लिखा है कि राजस्थान या देखिए भारत के अंतर्गत भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है। तो भारत में सिंचाई की आवश्यकता के विभिन्न कारण होते हैं जो कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं। कुल मिला के भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, तो भारत में सिंचाई की आवश्यकता इसलिए कि कई बार सूखे की स्थिति आ जाती है, कई बार मानसून है वो अनियमित होता है। मानसून कभी भी भारत के लिए एक जो टिकाऊपन नहीं लेके आता। मानसून कभी लेट आता है, कभी जल्दी आता है, कभी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है। तो जो मानसून की अनिश्चितता होती है और जो अनियमितता होती है उसके कारण हमारी जो फसलों के लिए निर्भरता है वो सिंचाई पे बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए हमें भारत में सिंचाई की आवश्यकता है। अगर और कारण देखें तो भारत एक ट्रॉपिकल जलवायु क्षेत्र में, अब ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है, जलवायु क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, वो हमने जो हमारा चैप्टर है चौथा, वो हमने जलवायु वाले टॉपिक के अंतर्गत अच्छे से देख लिया था कि भारत कहाँ पे स्थित है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो में आपको इसी चैनल के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। तो भारतीय जलवायु
तो भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पे उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण अधिक पानी की मांग होती है। अब ये क्या सिस्टम बता रखा है इन्होंने, तो अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को कि भारत क्या है। मान लीजिए कोई फसल थी भारत के अंतर्गत हमने बोई थी, मान लीजिए कोई जगह थी, यहाँ पे हमने फसलों को लगाया था, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है कि भारत जब उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंदर स्थित है, तो यहाँ पे जो हमारा सूरज है, तो सनलाइट की जो किरणें हैं यानी सूर्य किरणें हैं वो ज़्यादा पड़ेगी, यहाँ पे वो ज़्यादा पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा सूर्य की ऊर्जा लगेगी, उतनी ही हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठेगी। हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी तो इसके अंदर जो पानी था वो हवाएं अपने साथ ले जाएगी। इन फसलों के अंतर्गत जो पानी था वो हवाएं अपने साथ ले जाएगी। जब हवाएं अपने साथ वो पानी ले जाएगी तो यहाँ पे इन फसलों में पानी की कमी हो जाएगी। तो अब जब इनमें पानी की कमी हो गई, लेकिन फसलों को इसी वक्त पानी की आवश्यकता है, तो हम अब जो ये फसलें हैं इनको कहाँ से पानी देंगे, तो हम इनको पानी अब देंगे सिंचाई से। तो इसी कारण भारत में ये जो सिंचाई की आवश्यकता इसीलिए है। अब अगर ये ऑप्शन दे दिया जाए कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता के कौन सा कारण नहीं है, और उसमें 4-5 दे दिए जाए ऑप्शंस, तो मुझे लगता है अधिकतर लोग ये गलत कर देंगे कि भारत का ट्रॉपिकल या जलवायु क्षेत्र में स्थित होना, क्योंकि ये एक थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ है कि जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो ये जो फसलें हैं यहाँ का पानी हवाओं के साथ ऊपर चला जाएगा, और जो पानी है, जो फसलें हैं उनमें पानी की कमी हो जाएगी, और उसके लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार भारत में सिंचाई की आवश्यकता की सूखे की स्थिति, मानसून की कमी, मानसून की अनियमितता, ट्रॉपिकल जलवायु क्षेत्र में स्थित होना, ये सारे कारण मौजूद है। इसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे कि भारत में भारी जनसंख्या का दबाव है। अब जब भारी जनसंख्या का दबाव है तो भारत में अब बहुफसलीकरण करना पड़ता है, मतलब एक ही साल में कई सारी फसलें बोनी पड़ती है। अब जब आपको कोई भी चीज़ का उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए जो उस चीज़ में लगने वाली चीज़ें हैं आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आपको फसलों का उत्पादन बढ़ाना है तो आपको बीज भी चाहिए, आपको अच्छे उर्वरक भी चाहिए, आपको अच्छी सिंचाई भी चाहिए, आपको उसके लिए अच्छा पानी भी चाहिए। तो वो पानी कहाँ से आएगा, वो आएगा आपके सिंचाई से। तो जो भारत में सिंचाई की आवश्यकता के जो प्रमुख कारण उनमें सूखे की स्थिति आ गई, मानसून की अनियमितता आ गई, भारत का ट्रॉपिकल क्षेत्र में स्थित होना आ गया, जो जनसंख्या का भारी दबाव है उसके कारण जो बहुफसलीकरण होता है। बहुफसलीकरण यानी एक ही साल में कई सारी फसलों को बोना, मतलब एक या दो फसल चक्रों को देना, तो ये हो जाएगा बहुफसलीकरण। ये भी एक कारण है। और एक और है कि नए बीजों की आवश्यकता। अब हम जब ज़्यादा उपज वाले बीज चाहते हैं, मतलब जिनसे ज़्यादा उपज हो, तो उनको भी अधिक जल की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार जो सिंचाई की निर्भरता है वो बढ़ती जाती है भारत में। तो भारत में सिंचाई की आवश्यकता के निम्न कारण है, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो सूखे की स्थिति है, मानसून की अनियमितता है, ट्रॉपिकल जलवायु क्षेत्र में स्थित होना है, जनसंख्या का भारी दबाव है, बहुफसलीकरण है, और नए बीजों की आवश्यकता का होना है। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कौन कौन से नाम हैं, तो अगर अपने यहाँ पे देखें तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कौन कौन से नाम हैं, तो एक तो है हीराकुंड परियोजना, ठीक है ना, पहली है, नाम याद रखो, पहली है हीराकुंड परियोजना, पहली है हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना। अगली है भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, ये हमने हमारे जो जलवायु, हमारे जो अपवाह तंत्र वाला जो टॉपिक हमने किया था, जो इस चैनल पे सबसे पहले वीडियोस थे उसमें हमने इसको कवर कर लिया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख लेना। तो हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ये सारी की सारी नदियां हैं, उन नदियों की जो घाटियां हैं या जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर बनी हुई ये सारी कुछ परियोजना है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या हुआ, वो परियोजना जिससे काफ़ी सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। जैसे इससे किसी को जल भी मिल जाएगा, उत्पादकता बढ़ जाएगी फसल की। इसके अलावा जो दामोदर घाटी परियोजना है, इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा कि जो एक टाइम पे दामोदर जो नदी थी उसको बंगाल का शोक कहा जाता था। फिर इन्होंने दामोदर घाटी परियोजना DVC जिसे कहते हैं, DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन लाके इन्होंने जो बंगाल में जो पानी आता था बाढ़ का उसको रोका, और इस प्रकार से ये बहुउद्देशीय परियोजना बन गई। तो बहुउद्देशीय परियोजना का नाम हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये हम राजस्थान के तो हमको सबको पता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है, गांधी नहर परियोजना। और इसके अलावा एक और परियोजना रह गई जिसका नाम है नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है,
तो अगर आप में से किसी ने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद होगा कि जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पे बना है, और जो भाखड़ा नांगल बांध है वो अपने व्यास व सतलज नदी पे बना है। ठीक है, सतलज नदी पे बना है। इसके अलावा जो दामोदर घाटी है वो अपने दामोदर जो घाटी थी वो अपने बंगाल के अंदर बह रही थी। ठीक है, और इस दामोदर घाटी की प्रमुख सहायक नदी थी वो बराकर नदी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बहुउद्देशीय परियोजना है तो हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, ये काफ़ी सारी परियोजनाएं थी जो हमने देख ली है। तो आगे चलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम तो अब अपने अच्छे से देख लिए। पहली तो है हीराकुंड परियोजना, फिर है भाखड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और नागार्जुन सागर परियोजना। तो ये है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम, और ये हमारे पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो अगला है जल प्रदूषण नियंत्रण कानून। जल प्रदूषण नियंत्रण कानून, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून से संबंधित मुख्य कानून कौन से हैं? तो एक तो 1974 का जल प्रदूषण निवारण अधिनियम है, फिर 1970 का जल उपकरण अधिनियम है, फिर 1986 का पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने आरबीएससी और एक मिनट में लिख लेता हूँ, हाँ, आरबीएससी और एनसीईआरटी के, आरबीएससी का चैप्टर नंबर 16 और एनसीईआरटी का जो भारत लोक और अर्थव्यवस्था है उसका चैप्टर नंबर 4, इससे हमने ये मटेरियल उठाया है और इससे हमने ये पीडीएफ वगैरह बनाई है, इससे हमने ये सारा कुछ किया है। ठीक है, तो अब हमारा ये जो टॉपिक है जल संसाधन नाम का ये पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा, अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा खनिज संसाधन के अंतर्गत, फिर उसके बाद अगला जो होगा वो ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।